आजादी का अमृत महोत्सव मनाते वक्त देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मिलना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न केवल विश्वास को जाहिर करता है, बल्कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी माना जा सकता है जो भारत को आजादी देते वक्त हमारी लोकतंत्रीय समझ पर सवाल उठाने के साथ साथ मजाक बना रहे थे। हमने इन 75 सालों में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कमोबेश मुल्क के सभी वर्गों को नुमाइंदगी देने की कोशिश की है। इस दौरान देश को तीन मुस्लिम राष्ट्रपति, 2 महिलाएं, 2 दलित, एक आदिवासी राष्ट्रपति भी मिला और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक सभी को प्रतिनिधित्व का मौका भी। इसके बावजूद ये सवाल वाजिब हो सकता है कि इन सब औपचारिकताओं को भले हमने पूरा कर लिया हो, पर क्या इस नुमाइंदगी का फायदा उन लोगों को मिला जिनके नाम पर यह मुहर लगाई गई या राजनीतिक तालियां बटोरी गई? जवाब थोड़ा हाँ और थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ बदला भी और बहुत कुछ बाकी रह गया। कम से कम इस बात की तसल्ली तो हो सकती है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इन नुमाइंदगी ने उन तमाम धारणाओं को गलत साबित किया जो दुनिया के दूसरे देश और हमारे मुल्क में भी कुछ लोग बताते हैं कि भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ महिलाएं, आदिवासी, दलित विरोधी समाज है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत को महिलाओं के सशक्तिकरण के जश्न के तौर पर भी मनाया जा सकता है, लेकिन यह मिठास अधूरी सी लगती है जब कोई हाई कोर्ट अपने एक फैसले में कहता है कि महिलाओं के लिए मंगलसूत्र जैसे शादी के चिन्ह पहनना जरूरी है और उनको न पहनना पति को सामाजिक प्रताड़ना देने जैसा है, और यह तलाक का कारण भी बन सकता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि पुरुषों के लिए कोई वैवाहिक चिन्ह नहीं है, इसलिए उन पर यह पाबंदी नहीं हो सकती। एक और खबर हैरान करने वाली मिली कि एक सर्वे में कर्नाटक के लोगों ने महिलाओं के साथ होने वाले पारंपरिक हिंसा या पति द्वारा पत्नी को पीटने और गैर वाजिब नहीं बताया। उनका मानना है कि यह अच्छे परिवार के लिए जरूरी है। क्या राष्ट्रपति पर किसी वर्ग विशेष की नुमाइंदगी सिर्फ राजनीतिक धारणा या संदेश भर के लिए होती है? इसका समाज की बेहतरी या ताकत से सीधा रिश्ता नहीं होता। किसी हद तक यह बात सही हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस तरह की नुमाइंदगी भले ही मोटे तौर पर वोट बैंक को साधने के लिए की गई हो, लेकिन यह उस वर्ग के आत्मसम्मान और आत्म गौरव से जुड़ी होती है और उस वर्ग को एक नई ताकत भी देती है या निराशा व पिछड़ेपन से उभारने का काम करती है। देश में दो दलित राष्ट्रपति के आर नारायण और रामनाथ कोविंद ने भले ही सीधे तौर पर दलित समाज के उत्थान के लिए कोई बड़ा काम ना किया हो, लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनके बैठने से दलित समाज को यह भरोसा जरूर कायम हुआ है कि अब वह कमजोर नहीं है। इससे कहीं घोड़े पर से दलित दूल्हे को उतारने की घटना को अपवाद के तौर लिया जा सकता है। तीन मुस्लिम राष्ट्रपति होने से मुसलमानों की एक बड़ी आबादी का पिछड़ापन भले ही खत्म ना हुआ हो, लेकिन इसने उन लोगों को मुंह जरूर बंद कर दिया होगा जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक होने की बात करते रहते हैं। आम मुसलमान समझता है कि हिंदुस्तान में उसकी हक और बराबरी का कोई नहीं रोक सकता। यही बात महिला प्रतिनिधियों को लेकर कही जा सकती है। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एक जमाने में एक साथ 5 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री, कई राज्यों में महिला राज्यपाल व बहुत से राजनीतिक दलों के अध्यक्ष पद पर महिलाओं के बैठने से आम महिलाओं को ताकत जरूर मिली है। वह दिन दूर नहीं लगता जब सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की बात पुरुष प्रधान सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि देर भले हो जाए, अब उससे मंजिल तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। महिलाओं के कामकाजी होने को लेकर हमारे घर के दरवाजे भले ही खुले हों, लेकिन इसका
एक बड़ा कारण हमारी आर्थिक जरूरतें हैं। इससे भी पत्नी का पति के मुकाबले ज्यादा कमाना या ज्यादा पढ़ा लिखा होना हमें हजम नहीं होता है, क्योंकि हमें उसके तेवर बर्दाश्त नहीं होते। इस राष्ट्रपति इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के साझा उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वह एक बेहतर राजनीतिक राजनेता और कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। सिन्हा ने खुद भी कहा कि यह चुनावी लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच नहीं, दो विचारधाराओं के बीच है। सिन्हा ने जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात की, वहां तक भी ठीक था, लेकिन उन्होंने जब रबर स्टाम्प राष्ट्रपति होने का सवाल उठाया तो आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत लगी। क्या यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि मुर्मू महिला और आदिवासी हैं? इस मौके पर मैं उन राष्ट्रपति या दूसरे लोगों का जिक्र कर आदिवासी महिला राष्ट्रपति की जीत के जश्न का स्वाद खराब नहीं करना चाहता, जिन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं तक को ताक पर रख दिया। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सबसे बड़े आवास रायसीन हिल पर बने राष्ट्रपति भवन में ऐसे बहुत सी किस्सों की फाइलें होंगी, लेकिन एक ताकतवर समाज से जुड़े किसी पुरुष उम्मीदवार के लिए ऐसे शक पैदा नहीं करते। आखिरी बात, राष्ट्रपति सिर्फ संविधान की शपथ नहीं लेते, वह संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। सक्रिय राष्ट्रपति या एक्टिव प्रेसिडेंट का मतलब प्रधानमंत्री और सरकार से आए दिन तकरार या विवाद करना कतई नहीं होता। उनसे उम्मीद होती है कि जिस दिन संविधान की अनदेखी हो रही हो, उस दिन यह कोई राष्ट्रपति किसी दस्तावेज पर चुपचाप दस्तखत करना जरूरी ना समझे। बेशक राष्ट्रपति की मौजूदगी एक ताकत और भरोसा देती है। हार जीत पर बहस तो बहुत होगी, लेकिन फिलहाल तो यह भारतीय गणराज्य के लिए शुभकामनाओं का समय है।